अब हम बात करेंगे एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन में पहले हम देखेंगे कौन कौन से एविडेंस हैं। एक तो है पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस, दूसरा है होमोलोगस एंड एनालोगस, तीसरा है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, चौथा है नेचुरल सिलेक्शन और पांचवा है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस में क्या बताया कि फॉसिल्स के बारे में हम पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस देखते हैं। फॉसिल्स की जो स्टडी है वो पैलेंटियोलॉजी कहलाती है। फॉसिल्स क्या होते हैं? प्रिजर्व रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो प्रिजर्व हैं, अगर हम उनका स्केलेटन मिलता है, उनके कहीं ऑर्गन के एक प्रूफ मिलते हैं, वो फॉसिल्स कहलाता है। यहाँ पर इसमें एक मिसिंग लिंक भी मिली, जिस मिसिंग लिंक क्या है? जिसमें 2 ग्रुप्स के कैरेक्टर होते हैं। 2 ग्रुप्स कैसे? जैसे आर्कियोप्टेरी है, इसमें वर्ड्स के भी कैरेक्टर हैं और रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टर थे। अब हम बात करेंगे दूसरा एविडेंस, होमोलोगस एंड एनालॉगस के। होमोलोगस और एनालॉगस को हम किस तरीके से लर्न करेंगे या उसको डिफाइन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस श्योरली पूछा ही जाता है। इसमें हम होमोलोगस को लर्न करने के लिए याद रखेंगे कि होमोलोगस ऑर्गन वे ऑर्गन होते हैं जिनके जो फंक्शन हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनकी जो एनाटॉमी है वो कैसी होती है? सेम होती है। जैसे कि मैमल के 4 लिम्ब हैं, वो मैन में वो 4 लिम्स कैसे यूज़ हो रहे हैं? चलने के लिए यूज़ हो रहे हैं। वेल में वो स्विम के लिए यूज़ हो रहे हैं। बैट में वो किसके लिए यूज़ हो रहे हैं? फ्लाई करने के लिए यूज़ हो रहे हैं। अब उनके 4 लिम्ब की एनाटॉमी तो सेम है, लेकिन फंक्शन कैसा है? डिफरेंट है। तो जिनका फंक्शन डिफरेंट है वो होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं, होमोलोगस ऑर्गन कहलाते हैं। और जिनका फंक्शन सेम होता है लेकिन एनाटॉमी डिफरेंट होती है वो एनालॉगस ऑर्गन्स कहलाते हैं। जैसे विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ बैट, विंग्स ऑफ बर्ड्स। अब इनके फंक्शंस तो तीनों के सेम हैं, मीन्स कि विंग्स का क्या यूज़ है? सब फ्लाई करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो एनाटॉमी है, जो उनका स्ट्रक्चर है, वो क्या है? डिफरेंट है। अब हम बात करेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस के लिए अर्नेस्ट हैकल ने बताया, एक बायोजेनेटिक लॉ दिया। वो क्या था? ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट फाइलोजेनी। उन्होंने बताया कि कोई भी एम्ब्रियो अपनी मदर के बूम में उन सभी स्टेजेस से गुजरता है जिनको उसने इवोल्यूशन में फॉलो किया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और इनकी इस थ्योरी को अर्नेस्ट बैन बेयर के द्वारा रिजेक्ट किया गया। फिर इसके बाद आता है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या सबसे अच्छा एग्जाम्पल है? इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म में क्या था कि बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ही जब तक इंडस्ट्रियाँ नहीं थी तब क्या था कि वाइट मोथ जो थी वो संख्या में बहुत ज़्यादा थी और ब्लैक मोथ जो थी वो कम थी। उसका क्या रीज़न था? क्योंकि पॉल्यूशन नहीं था, स्मोक नहीं था, तो जो पेड़ों के स्टेम थे उनका जो कलर था वो वाइट कलर का था, जिससे क्या होता था कि जो उन पर वाइट कलर की मोथ बैठती थी तो जो अदर बर्ड्स थे उनको वो दिखती नहीं थी, और वो ब्लैक मोथ को ईजिली आइडेंटिफाई कर लेते थे और उनको मार के खा जाते थे। इसलिए उस टाइम पर वाइट मोथ ज़्यादा थी और ब्लैक मोथ क्या थी? कम थी। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया 1920s में, तो क्या हुआ? स्मोक बढ़ा, पॉल्यूशन बढ़ा, और जो पेड़ों के स्टेम थे वो वाइट कलर से ब्लैकिश में चेंज हो गए। अब क्या हुआ? अब वाइट कलर की जब मोथ उन पेड़ पर बैठती थी तो उनको बर्ड्स जो थे उनको ईजिली आइडेंटिफाई, और उन्होंने उनको खाना शुरू किया। ब्लैक मोथ के विंग्स ब्लैक होते हैं, इसलिए वो उसमें बिल्कुल उन्हीं के कलर में मिल जाते थे, इसलिए ब्लैक मोथ संख्या में बढ़ने लगी। ये नेचुरल सिलेक्शन था कि जैसे नेचर में कंडीशन हुई ऐसे ऐसे वो चीज़ें बढ़ने लगी जो नेचर के अकॉर्डिंग थी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन मीन्स मैन मेड सिलेक्शन। आज हम बहुत सारी ब्रीड्स बना रहे हैं, हमने डॉग्स ब्रीड बना ली, हमने प्लांट्स में बहुत सारी ब्रीड्स बना ली हैं। जब हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन कर सकते हैं तो वाई कांट नेचर? तो नेचर क्यों नहीं कर सकती है? नेचर तो कर सकती है, और नेचर इवोल्यूशन कर रही है। ये सारे एविडेंस इवोल्यूशन के एविडेंस हैं।